नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज का तारीख है 15 और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन है। ये डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन करते हैं हम लोग, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और न्यूज़पेपर तो आपके बीपीएससी का जो न्यू पैटर्न है, अगर हम मेंस की बात करें या पीटी की बात करें, दोनों ही एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। डेली एक पढ़ने की आदत डालिए। और मैं ये नहीं कहता हूँ कभी भी कि मैं आपको एग्ज़ाम पास करवा दूंगा। पास आप खुद ही करेंगे, आपको ही मेहनत करना पड़ेगा। दुनिया का कोई भी शिक्षक, मेंटोर, टीचर, गाइड, माता पिता, कोई भी आपको एग्ज़ाम पास नहीं करवा सकते। पास आपकी मेहनत से होंगे, फेल अपनी मेहनत से होंगे। ओके, फेल करने के लिए भी मेहनत चाहिए होता है, पास करने के लिए भी। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर होता है, अगर आप तन मन धन से बीपीएससी की तैयारी करेंगे या सिविल सर्विसेज की, तो इसमें पास होने की संभावना अधिक रहती है। जो मेहनत करते हैं उनको गारंटेड पास होते हैं, मान सम्मान पद सब कुछ मिलता है उनको आसानी से। आज का हम लोग न्यूज़पेपर डिस्कशन करेंगे और इसके जो अच्छे न्यूज़ है अपने पीटी के लिए इम्पोर्टेंट और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और आपको क्या करना होता है, उस टॉपिक को लिखिए और उससे जुड़े हुए मेंस के सवालों को लिखने की प्रैक्टिस करना है खुद से, और पीटी के सवालों को लिखने की प्रैक्टिस करना है खुद से, बस और कुछ भी नहीं करना है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 69 को लेकर क्या रणनीति होगी, बता दीजिए। देखिए, जो मैंने पहले ही बताया हुआ था वो उसी रणनीति पर चलते रहिए। एनसीईआरटी आपने कंप्लीट कर लिया होगा, कम से कम 11th-12th का तो हर क्लास का पढ़ ही लीजिए, 10वीं 11वीं 12वीं का। बाकी का भले ही आप स्किप कर ले क्योंकि समय नहीं रहा अब। ओके, उसके बाद से क्या करना है, एनसीईआरटी के पीछे जो सवाल होते हैं मेंस के, उसको लिखते रहना है, कोशिश करना उसको लिखने की। पीवाईक्यू को सॉल्व करना है, मेंस के रिगार्डिंग, पीटी के रिगार्डिंग जो पीवाईक्यू होते हैं उसको सॉल्व करना है, और एनसीईआरटी एमसीक्यू लगाने हैं। यही स्ट्रेटजी होगी हमारी, क्योंकि सवाल जो पूछे गए हैं GS1 में और GS2 में जो पूछे जाएंगे या निबंध में जो आएगा, उन सब के आधार पर जब एग्ज़ाम हो जाएगा तब हम डिस्कस कर लेंगे एक अच्छी रणनीति की। लेकिन अभी आप वही करते रहिए, कुछ भी ऐसा बड़ा बदलाव नहीं करना है। आप बिल्कुल सही रणनीति पर चल रहे हैं, उसमें कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं करना है। एक ही चीज़ में परिवर्तन करना है, थोड़ा सा मेहनत अधिक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होने वाला है 69 में। क्योंकि अच्छे खासे बच्चे जो 68 नहीं दिया है जिन्होंने, वो सभी 69 देंगे। 68 उन सभी बच्चों ने नहीं दिया था जो बीपीएससी ऑलरेडी पास कर गए हैं, उनको रैंक इंप्रूवमेंट करना था, क्योंकि पद ही नहीं था एसडीएम वगैरह का, डीवाईएसपी वगैरह का। तो 69 में तो सारे पास होने वाले बच्चे ही बैठेंगे जिनको अपना रैंक इंप्रूव करना है। इसलिए 69 का कंपटीशन ज़्यादा होगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, मैं सचेत कर रहा हूँ। चेतावनी हमेशा अच्छी होती है, समय पूर्व अगर सचेत हो जाए तो। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं अपना आज का डिस्कशन। नोट करते जाइएगा। पहला न्यूज़ क्या है, कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद अगले सीबीआई के निदेशक बनेंगे। प्रवीण सूद हैं ये, सीबीआई के अगले निदेशक बनेंगे। सीबीआई के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे, इसका स्टैटिक पोर्शन, कि कैसे क्या इसकी कब स्थापना हुई थी और सीबीआई कैसे क्या कार्यशैली है इसकी। इसके बारे में शॉर्ट आंसर में भी पूछा जा सकता है कि आए दिन सीबीआई पर आरोप लगते हैं, इसमें क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, या सीबीआई के पदों की जो डीजीपी हैं, जो निदेशक हैं, सीबीआई के जो निदेशक हैं, इनकी नियुक्ति के लिए एक पैनल बनाया गया है। उस पैनल के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले इनका नाम याद रखिएगा, प्रवीण सूद सीबीआई के डायरेक्टर होंगे। सीबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये गाजियाबाद में है। दिल्ली के समीप जो गाजियाबाद है वहीं पर है इसका हेडक्वार्टर सीबीआई का। और सीबीआई के जो निदेशक को नियुक्त किया गया है, आईपीएस अधिकारी ही होते हैं हमेशा। आईपीएस अधिकारी को जो नियुक्त किया गया, इसके लिए एक पैनल बनाया गया था इसको चुनने के लिए। पैनल में कौन कौन शामिल थे, भारत के प्रधानमंत्री जी शामिल थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल थे, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, और लोकसभा में विपक्ष के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी जी शामिल थे। इन तीनों को कुछ नामों पर मंजूरी देना था, तो इन्होंने किसका नाम चुना, प्रवीण सूद का नाम चुना है, जो कर्नाटक में अभी डीजीपी हैं और ये सीबीआई के अगले निदेशक होंगे। ओके, सीबीआई के बारे में थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन देख लेते हैं, कैसे क्या काम करती है, किस एक्ट के तहत बनाया गया, कब बनाया गया, उसको देख लेते हैं। वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दिया कीजिएगा, इससे थोड़ा सा मेरा लाभ हो जाता है, पहुंच बढ़ जाती है, थोड़े ज़्यादा बहुत बच्चों को पता चलता है। ओके, ये दृष्टि का वेबसाइट है। अगर आपको कोई टॉपिक सर्च करना होता है ना, तो आपको कैसे सर्च करना चाहिए मैं बता देता हूँ, जिससे आपको भी इन सब वेबसाइट पर थोड़ा सा जाना चाहिए। बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन और करंट की चीज़ें यहाँ पर आपको फ्री में मिल जाती हैं। जैसे सीबीआई के बारे में सर्च करना, तो क्या सर्च करेंगे आप, सीबीआई यूपीएससी हिंदी, ये आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको दृष्टि या संस्कृति आईएएस, ध्येय आईएएस, इन सब के वेबसाइट पर लेके चला जाएगा। जैसे आपको रक्षा उत्पाद के बारे में सर्च करना है, तो रक्षा क्षेत्र
यूपीएससी हिंदी। अब ये तो कोई नहीं बताता होगा ना आपको, ये तो मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं होते हैं सब। तो ये आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे सिविल सर्विसेज की कोचिंग हैं, उनके वेबसाइट पर चले जाएंगे और वहाँ पर वो लोग मेहनत करके अच्छा खासा कंटेंट फ्री में उपलब्ध करवाते हैं। सीबीआई के बारे में पढ़ लेते। क्या है सीबीआई? सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई थी। सबसे पहला सवाल तो यही पूछ सकता है आपसे, यह दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, डीएसपीई अधिनियम द्वारा शासित है। किस अधिनियम के द्वारा स्थापित था? 1963 में दिल्ली पुलिस के प्रावधान के तहत इसको स्थापित किया गया था। वर्तमान में सीबीआई भारत सरकार के किस विभाग के तहत आता है? कार्मिक विभाग और कार्मिक पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय के अधीन काम करता है। ओके। इसकी स्थापना भ्रष्टाचार निवारण पर संथानम समिति 1962 से 1964 के सुझावों पर की गई थी। आपको ये बताना है कि संथानम समिति के सुझाव पर और कौन कौन से संस्थाओं की स्थापना किया गया है, और वो संस्थाएं यूपीएससी के रिगार्डिंग तो आपका इथिक्स में पूछा जाता है, उनसे जुड़े हुए सवाल, और बीपीएससी वगैरह में ये पूछ लेगा आपसे कि बताइए कि संथानम समिति की सिफारिशों पर निम्न में से कौन कौन सी संस्थाओं को स्थापित किया गया था। उसमें एक सीबीआई दे सकता है आपका ऑप्शन में। ओके। एक मान लो आईबी दे दिया, इंटेलिजेंस ब्यूरो का नाम दे दिया, एक आरएडब्ल्यू का नाम दे दिया। बताओ कौन कौन से का स्थापित किया गया था। तो सीबीआई है, दो और है जिसको आपको सर्च करना है, मैं नहीं बताने वाला हूँ उसके बारे में। संथानम समिति, इसका नाम ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय अधिकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, ध्यान रखिएगा, भारतीय अधिकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निगमों, भारत सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले निकायों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, दुर्व्यवहार के मामलों की जांच करना सीबीआई का मुख्य काम है। राजकोषीय और आर्थिक कानूनों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच भी करता है, अर्थात निर्यात एवं आयात नियंत्रण, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, आयकर, विदेशी मुद्रा नियमों से संबंधित का भी उल्लंघन होता है तो भी ये जांच करती है। उसके अलावा इंटरपोल का नाम सुना होगा आपने, इंटरनेशनल पुलिस जिसको कहा जाता है, इंटरनेशनल पुलिस। इंटरपोल को अगर भारत में कोई कार्रवाई करनी होती है तो सीबीआई के थ्रू ही कार्रवाई होती है इंटरपोल की भी। उदाहरण, नकली भारतीय करेंसी, बैंक धोखाधड़ी, आयात निर्यात, विदेशी मुद्रा, ये सब के बारे में जांच करती है सीबीआई। मुद्दे क्या है? सीबीआई बनाम राज्य पुलिस का मुद्दा हमेशा रहता चर्चा में कि सीबीआई जो है इसको अधिक शक्तियां दे दी जाती है, कहीं भी धमक जाते हैं। किसी विशेष राज्य में सीबीआई जांच राज्य अनुमोदन के अधीन होता है। मतलब मान लो जैसे सीबीआई को बंगाल में जांच पड़ताल करनी है तो पहले बंगाल के सरकार से इजाज़त लेनी पड़ेगी कि हम आपके राज्य में जांच पड़ताल करें कि नहीं। तो पहले क्या होता था, राज्य सरकारें जब सीबीआई को पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पर नहीं यूज़ किया जाता तब क्या होता था कि राज्य सरकारें एक बार में ही 15 साल का इसको अनुमति दे दी थी कि 15 साल तक आप बार बार हमसे पूछो मत, आओ अपना कार्रवाई करो जाओ। लेकिन थोड़ा सा पॉलिटिसाइज जब हो गया माहौल तो उसके बाद जैसे बंगाल की गवर्नमेंट है, तमिलनाडु की गवर्नमेंट है, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है, ये सब नॉन बीजेपी वाले गवर्नमेंट हैं जिन्होंने इसका जो इनको अनुमोदन दिया हुआ था उसको समाप्त कर दिया है। तो यानी कि अब सीबीआई को बंगाल में कोई कार्रवाई करनी होती है तो पहले बंगाल की सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती, तब जाके कार्रवाई होती है वहाँ पर। कब? कोई ऐसा मामला जो हाई कोर्ट के थ्रू जांच में नहीं हो। हाई कोर्ट के थ्रू जांच क्या होता है, थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। सीबीआई जो जांच करती है ना वो दो तरीक़ों से करती है। एक होता है कि भारत सरकार उसको निर्देश देती है कि भाई साहब ऐसा करो, ये हमारे पास एक केस आया है, जाओ इसको जांच करो। एक क्या होता है, राज्य सरकार भारत सरकार को बोलती है, भारत सरकार सीबीआई को बोलती है, सीबीआई जांच करता है। एक दूसरा भी जांच होता है, जब भी सीबीआई जांच की किसी चीज़ मांग करना ना, जैसे बीपीएससी पेपर लीक वगैरह में, तो लोग बोल रहे थे सीबीआई जांच की मांग। नो, भारत सरकार अगर पचड़ा फंसा देगी उसमें तो कुछ नहीं होगा। सीबीआई जांच हाई कोर्ट के थ्रू, सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, जिसे पता है क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश होते हैं, उनके नियंत्रण में एक सीबीआई की टीम को दे दिया जाता है। जो सीबीआई की टीम भारत सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं करेगी, वो सीबीआई की टीम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को रिपोर्ट करेगी, वो जांच करेंगे। तो अगर ऐसा मामला होगा तो ऐसे मामलों में राज्यों का अनुमोदन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सीबीआई डायरेक्ट जाएगी, जांच करेगी और अपना रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सौंप देगी जिसके अंदर में वो जांच हो रहा था। इसको क्या कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट के थ्रू एसआईटी की जांच। आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया है, हाई कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया है, वो यही होता है। समझ में आ गई चीज़ें? इसलिए जब भी सीबीआई जांच वगैरह की मांग करनी चाहिए तो किसके थ्रू? कि हाई कोर्ट के थ्रू सीबीआई जांच हो, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू सीबीआई जांच हो। इससे क्या होता है, थोड़ा सा सरकार जो है वो इन चीज़ों से कट जाती है और थोड़ा सा जांच अच्छे से हो पाता है। बाकी चीज़ों में तो सरकार का थोड़ा सा दबदबा बढ़ जाता है। यही चीज़ था। एक राज्य में सत्तारूढ़ दल कभी कभी वास्तविक रूप में कई बार कमज़ोर आधार पर सीबीआई को मामलों की जांच करने की अनुमति देने से इनकार कर देते हैं, जिससे जांच सीमित हो जाती है। ओवरलैपिंग, दोहराव भी होता है। राजनीतिक हस्तक्षेप है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई के कामकाज को अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप की आलोचना की।
और अपने मालिक की आवाज़ में बोलने वाला पिंजरे में बंद तोता कहा था। किसने कहा ये? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इतना इम्पोर्टेंट अगर है सीबीआई, इतनी ज़्यादा पावरफुल है, इतना अच्छा काम करती है, आज भी देश में भले ही कितना भी पॉलिटिसाइज हो जाए सीबीआई, और कहीं पर कोई अन्याय होता है, लोगों के मुंह से पहला शब्द क्या निकलता है कि सीबीआई के थ्रू जांच होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत ही प्रोफेशनल टीम है। इसका हेडक्वार्टर देखोगे तो आपको लगेगा किसी मल्टीनेशनल कंपनी का हेडक्वार्टर देख रहे हैं हम। सीबीआई का हेडक्वार्टर है गाजियाबाद में। तो इतना प्रोफेशनल तरीके से काम करती है, तो क्यों ना इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए। संवैधानिक दर्जा, इसको आप क्या लिखेंगे? मैं ये कहानी नहीं सुना रहा हूँ भाई, सत्यनारायण भगवान कथा नहीं चल रही। ये आप सुधार में लिखेंगे कि सुधार के तहत ये कदम उठाया जा सकता है कि इसको संवैधानिक दर्जा दिया जा सकता है, जिससे ये स्वतंत्र होकर, जैसे यूपीएससी काम करती है, जैसे चुनाव आयोग काम करती है, जैसे कैग काम करते हैं, उसी तरह से सीबीआई भी काम करेगी। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। एक स्वायत्त संगठन के तौर पर काम करेगी, पॉलिटिकल चीज़ें इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी की सरकार आई तो लालू जी पर छापे पड़ रहे हैं, कांग्रेस की सरकार आई तो मोदी जी पर छापे पड़ रहे हैं, इस तरह का चीज़ नहीं होगा। चीज़ें क्लियर हो रही हैं, सारा कुछ एकदम मतलब एक ब्रॉड व्यू बन रहा होगा। मैं कोशिश तो यही करता हूँ कम से कम। संसदीय समिति के निष्कर्ष और सिफारिशें, और 9 राज्यों के द्वारा सीबीआई से सामान्य सहमति को वापस ले लिया गया, और सीबीआई में रिक्तियों का आवश्यकता को गति से नहीं भरा जा सका है, रिक्त पद हैं, अनुशंसा है अभी भी। सीबीआई की स्थिति को पुनः परिभाषित करना कि सीबीआई आखिर करती क्या है, कैसे काम करती, इसको ही परिभाषित कीजिए सबसे पहले। तो जो चीज़ परिभाषित नहीं होती है उसका दायरा बहुत बड़ा होता है, जो चीज़ परिभाषित होती है उसका दायरा सिमटा हुआ होता है। समझ रहे हैं ना? इसलिए अपने संविधान में किसी भी चीज़ को परिभाषित नहीं किया गया है, क्योंकि सबका दायरा बड़ा बड़ा रखा गया है। समझ रहे हैं इन चीज़ों को? जैसे लाभ का पद संविधान में परिभाषित नहीं है, उसका दायरा बहुत बड़ा है। समझ रहे हैं चीज़ों को? रिक्तियों को तिमाही के आधार पर भरना, पुनर्नियुक्ति पर निर्भरता को कम करना, प्रतिनियुक्ति पर निर्भरता को कम करना, बस। और इसमें कुछ था नहीं। मुख्य रूप से सीबीआई साहब से क्या सवाल पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है कि पिंजरे में बंद एक तोता है, उस पर अपनी टिप्पणी कीजिए। तो आप क्या टिप्पणी कर देंगे कि सीबीआई जो है वो केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, और कई बार पॉलिटिकल चीज़ों को बढ़ाने का उस पर आरोप लगता रहता है। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे न्यूज़ हैं जो आपके काम की है। देश में निर्मित होंगे 928 रक्षा उत्पाद। अब ये क्या न्यूज़ इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल है। क्या आपसे पूछा जाएगा? आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ, देश में 2 डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर क्या होता है? ये एक ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पर रक्षा उत्पादों को डेवलप किया जाएगा। 2 बन रहे हैं देश में, बताऊंगा मैं आगे कहाँ कहाँ पर बन रहे हैं। अभी पीडीएफ पर ले जाऊंगा मैं, दूसरे वेबसाइट पर सब कुछ दिखाऊंगा। इससे बेनिफिट क्या होगा देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आपकी मान लीजिए आपके पड़ोसी से लड़ाई हो गई, आपको कुल्हाड़ी सप्लाई करता है या कत्ता सप्लाई करता है या कुछ भी सप्लाई, लाठी डंडा कुछ भी, किसी भी चीज़ से आप लड़ाई कर रहे हैं किसी से। मान लीजिए कुछ ऐसा लड़ाई हो गया, एक है आदमी ए, एक है आदमी बी। आपकी ए से बी से लड़ाई हो गई, ए की बी से लड़ाई हो गई। ए जो है ये अपना हथियार सब बाहर से मंगवाता है, बी जो है ये अपना हथियार सारा खुद तैयार करता है। बी को पता था ए की कमजोरी क्या है कि हथियार सारा बाहर से खरीद कर लाता है। बी ने क्या किया, जो हथियार इसको बेच रहे हैं ना, उन देशों को पैसा दिया, बोला कि ये सारा हथियार तुम मत बेचो इसको, हम तुमको इससे ज़्यादा पैसा देंगे, सारा हथियार हमें ही दे दो। ए आदमी जो बिना हथियार के रह जाएगा। अगर इसने अपनी कैपेबिलिटी डेवलप नहीं की तो ए इसको मिट्टी में मिला देगा, कुछ नहीं कर पाएगा। बी ए को जो है बी मार के ख़त्म कर देगा, मिट्टी मिला देगा, कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास संसाधन ही नहीं लड़ने का। यही चीज़ कदाचित हमारे साथ भी है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्म फोर्स है हमारे पास, आर्मी है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हमारे पास सेना है, और हमारे रक्षा उत्पाद जो हैं, रक्षा के जो हमारे क्षेत्र हैं, उसमें आज भी सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाले देशों में हम शामिल हैं। आपको नहीं लगता कि ये लंगड़ा कर चलने वाली स्थिति हो गई? हम हथियार जब हम रूस से खरीदेंगे, हम अमेरिका से खरीदेंगे, यूरोप से खरीदेंगे, कल को उन्होंने हमें देना मना कर दिया युद्ध के समय में, तो तब तो आप कुछ नहीं कर सकते। लाठी डंडे लेकर तो आज के ज़माने में नहीं लड़ोगे। बस इसी कारण से भारत सरकार का बहुत ही अच्छा प्रयास है कि हम देश में रक्षा उत्पादों को निर्मित करें, लॉन्ग टर्म में। समझ रहे हैं? रूस जैसा देश है जहाँ पर चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, और रूस से हम 65% अपने जो हमारे हथियार होते हैं वो निर्यात करके लाते हैं हम देश में, आयात करके लाते हैं देश में। तो अगर कल को रूस ने हथियार देने से मना कर दिया तो बस यही चिंता खाई जा रही थी। तो भारत सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने खासतौर से 2014 के बाद इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया है। हमने हथियार खरीदे भी हैं। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े आर्म इंपोर्टर हैं हम।
सिपरी का रिपोर्ट आता है, आर्म इम्पोर्टर हैं, कुछ समय पहले सऊदी अरब था, और उसके बाद से हम डिफेंस एक्सपोर्ट भी करना अब हमने शुरू कर दिया है। धीरे धीरे हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। तो उसी के तहत हमने एक और क्षमता निर्माण के तहत हमने बोला है कि अब ये 928 और भी सामान होंगे जिनको हम बाहर से नहीं खरीदेंगे, हम अपने देश में बनाएंगे। चीज़ें क्लियर हो रही हैं। देश में 2 डिफेंस कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, एक बनाया जा रहा है अपना उत्तर प्रदेश में और एक बनाया जा रहा है अपना तमिलनाडु में। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। जैसे INS विक्रांत जो हमने बनाया है अभी, ये क्या है, ये स्पेस क्राफ्ट कैरियर है, स्पेस क्राफ्ट बोल रहा हूँ, फाइटर जेट कैरियर है। फाइटर जेट कैरियर क्या होता है, समुद्र में एक चलता फिरता पूरा का पूरा जहाज़ होता है बड़ा सा, जिस पर फाइटर जेट उतरते हैं, वहाँ से फिर फ्लाइट लेते हैं और वो युद्ध में बड़ा कारगर होता है। अपने पास 2 है अभी, INS विक्रमादित्य है और INS विक्रांत है। विक्रांत पहले था, वो ख़त्म हो गया, तो फिर से हमने नया जो बनाया उसका नाम वही रख दिया हमने, INS विक्रांत। तो ये सब स्वदेशी चीज़ें हैं। जैसे उत्तर प्रदेश से बंदूक का कारखाना लगाया जा रहा है, 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं तमिलनाडु में और उत्तर प्रदेश में। टैंकों के निर्माण को हम बढ़ावा दे रहे हैं। गुजरात के हजीरा में एक टैंक का हमने फैक्ट्री लगाया था। टाटा और अडानी समूह हो गया, लार्सन एंड टुर्बो हो गया, लार्सन टुर्बो LNT जिसको बोलते हैं, लार्सन एंड टर्बो, ये सब कंपनी जो हो गया, इन सबको हमने रक्षा में बोला है कि भाई ऐसा करो, सरकार का ही काम नहीं है देश की रक्षा करना। निजी क्षेत्र को बोला है तुम भी यहाँ पर बनाओ, बाहर भी बेचो, हमें भी दो। तो ये सब काम भी ये सब कंपनियां कर रही हैं। तो निजी क्षेत्र की भागीदारी धीरे धीरे हम इस क्षेत्र में बढ़ा रहे हैं। FDI के सीमा को सीमित किया गया। पहले तो निजी क्षेत्र के जो कंपनियां हैं वो डिफेंस में बना ही नहीं सकती थी हथियार वगैरह, भारत सरकार ने अब जाकर उनको अलाउ किया इन सब चीज़ों को लेकर। तो ये सब आपको बताना पड़ेगा, काफ़ी डिटेल में मैंने बता दिया है क्या है कैसे नहीं, और क्या बेनिफिट हो सकता है और इससे क्या बेनिफिट होगा। हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो भी सुधरेगा। देश में हमारी खुद की अगर हमारे हथियार निर्यात करने लग जाएंगे हम अफ्रीका के देशों को, मिस्र को, दक्षिण पूर्वी एशिया देशों को, तो क्या होगा, इससे हमें डॉलर भी कमाई होगी, हमारे यहाँ अपना जॉब भी क्रिएट होगा। सब कुछ भला ही होता है अगर देश में हथियार बनेगा तो। समझ पा रहे हैं ना चीज़ों को। बस यही था इस न्यूज़ में। 2 डिफेंस कॉरिडोर ज़रूर ध्यान में रखिएगा, वहाँ से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। INS मारमुगाव से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। INS क्या है, इंडियन नेवल शिप होता है, मारमुगाव नाम है उसका। ये भारत सरकार के सबसे मजबूत शिपों में से एक है, युद्धक शिप में से। और यहाँ से ब्रह्मोस मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ब्रह्मोस पता ही है किसने किसने मिलकर बनाया है, भारत और रूस ने मिलकर इसको बनाया है। और सुपरसोनिक है, ये दुनिया की एकमात्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है ये, जिसकी सटीकता बहुत ही ज़्यादा है। मतलब फायर एंड फॉरगेट है, दागो और भूल जाओ की नीति पर काम करता है। अगर छोड़ दिया तो अपना निशाना पर ज़रूर पहुंची गई ये। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। आगे चलें। और तो इसमें कुछ भी खास नहीं है अपने लिए, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको पढ़ना चाहिए। अगला न्यूज़ जो अपने लिए क्या काम का है, और यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े हैं और ये दिल्ली मॉडर्न आर्ट, एक जगह है मॉडर्न आर्ट के लिए, प्रदर्शनी लगी हुई, वहीं पर वो गए हुए हैं। तो आपसे क्या पूछ सकता है कि जनशक्ति एक सामूहिक शक्ति प्रदर्शनी ये कहाँ पर लगाया गया था। ये कहाँ पर लगाया गया है, ये दिल्ली स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में लगाया गया। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने दौरा किया था। तो पीटी में इस तरह के फैक्ट पूछता है, और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये सब अगर कुछ बोलते हैं, कहीं दौरा करते हैं, तो उन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए। मॉडर्न आर्ट का जो गैलरी है दिल्ली में, वहीं पर इसको लगाया गया था और प्रधानमंत्री जी गए थे देखने के लिए। जनशक्ति एक सामूहिक शक्ति प्रदर्शनी ये लगाया गया है। प्रदर्शनी का थीम यही है। और कल भी मैंने एक सवाल पूछा था, आप लोगों से बताया नहीं किसी ने। हिंद महासागर जो सम्मेलन हुआ है उसका थीम क्या है, कमेंट कीजिए ज़रा। कल मैंने बताया था, बता चुका हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से सवाल पूछेगा। आज भी उस पर आर्टिकल आया है। ओके, अगले न्यूज़ पर चलते हैं, देखते हैं अगला न्यूज़ क्या है। ज़्यादा खाद्य तेल रखने दुकान, ये सब अपने काम की न्यूज़ नहीं है। अगला न्यूज़ जो आया है वो फिर से UCC को लेकर आया है। UCC जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। हेमंत बिस्व शर्मा कौन होते हैं जो बोल रहे हैं देश भर में लागू किया। असम के मुख्यमंत्री हैं, जैसे लग रहा है प्रधानमंत्री हो गए हैं देश के। इन्होंने बोला है कि UCC को पूरे देश में लाया जाएगा। UCC आपको पता होगा, एक दिन और मैंने डिस्कस किया था, आर्टिकल 44 के तहत DPSP का भाग है। समान नागरिक संहिता की बात हो रही है गुरु, समान नागरिक संहिता जो दीवानी कानून है ना अपने देश में, उसमें अभी भी हिंदू लॉ चलता है,
मुस्लिमों के लिए मुस्लिम लॉ चलता है, धर्म आधारित लॉ है अभी भी दीवानी न्यायालयों में। तो उसी को जैसे शादी विवाह से संबंधित जो होते हैं, दहेज संबंधित शादी विवाह हो गया, डिवोर्स से संबंधित जो कानून है वो अलग अलग है धर्मों के हिसाब से, उसको एक करने की बात हो रही है। इसी को लेकर चर्चा में डीपीएसपी का भाग है ये, और बहुत बार हम लोग यूसीसी पढ़ चुके हैं। पिछले से पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, इसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं था जो आपको जानना चाहिए, यूसीसी में डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। अगले न्यूज़ पर चलते हैं, देखते हैं अगला क्या है। अगला न्यूज़ जो है वो अपने लिए है कि एयरसेड मैनेजमेंट प्लान के जरिए 8 राज्यों में होगा प्रदूषण पर प्रहार। एयरसेड मैनेजमेंट क्या होता है, सीपीसीबी क्या होता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ये क्या करती है, कैसे कब इसकी स्थापना हुआ था, इन सब चीज़ों को देखेंगे हम लोग। एक और न्यूज़ था बिहार से संबंधित लो पर, लेकिन वो अपने काम का है नहीं। बिहार में रात के अंधेरे में हुई पुल की हुई ढलाई, सुबह पुल गिर गया। अब ये इसमें क्या पूछेगा बीपीएससी। एयरसेड मैनेजमेंट प्लान के जरिए बहुत बड़े स्तर पर पॉल्यूशन को कम करने का कोशिश किया जाएगा। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इकोलॉजी से संबंधित सवाल जब आएगा आपके पेपर में, जो कि आता ही आता है, शॉर्ट आंसर में उनकी संख्या बढ़ सकती है, वहाँ पर आपसे सवाल पूछ सकता है। सीपीसीबी के बारे में आपसे पीटी में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ओके, देखते हैं इसमें क्या है। सिंधु गंगा मैदानी क्षेत्र में, सिंधु गंगा मैदानी क्षेत्र किसको कहते हैं, उत्तर भारत का जो पूरा मैदान है, अखंड भारत की मैं बात कर रहा हूँ, सिंधु गंगा मैदान उसी को बोलते हैं। पाकिस्तान के पंजाब से लेकर और अपने बंगाल तक ये पूरा और सिंधु गंगा मैदान के तहत आता है। समझ में आ गया। बहुत सारे राज्य हैं लगभग में, वहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा उत्तर भारत। राज्यों में वायु प्रदूषण, अब पाकिस्तान में तो हम नहीं जाएंगे ना पोल्यूशन कंट्रोल करने, हम अपने देश की बात कर रहे हैं। सिंधु गंगा मैदान में शामिल 8 राज्यों में वायु प्रदूषण और मौसम की मार पर प्रहार के लिए एयरसेड मैनेजमेंट प्लान बनेगा। इस आशय का निर्णय केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पिछले सप्ताह आयोजित एक कार्यशाला में लिया गया। कौन सा मंत्रालय? पर्यावरण मंत्रालय। इस प्लान के तहत एक जगह के प्रदूषण से दूसरी जगह पड़ने वाले प्रभाव को रोकथाम के लिए प्रयास किए जाएंगे। अब जैसे हरियाणा में क्या करते हैं, हरियाणा पंजाब यहाँ पर पराली जलाते हैं और दिल्ली में सांस लेना मुहाल हो जाता है। किया किसी ने, भोगा किसी ने। ये चीज़ें जो हैं इसी को कम करने की कोशिश की जाएगी। गौरतलब है कि सिंधु गंगा मैदानी क्षेत्र में शामिल राज्य दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल में सर्दियों के दौरान जहां प्रदूषण सांसें उखाड़ता है, वहीं गर्मियों में लू भी रहती हैं। तो दिल्ली चूँकि एयरसेड यानी कि ढालान पर पड़ती है, इसलिए 300 किलोमीटर तक के दायरे में होने वाली सभी प्रदूषक गतिविधियों का सीधा असर कहाँ पर पड़ता है? दिल्ली पर पड़ता है। दिल्ली के आसपास 300 किलोमीटर में कहीं भी कुछ जलता है तो दिल्ली पर वो सारी हवा आके इकट्ठा हो जाती है। पंजाब और हरियाणा की पराली यहाँ पर आ जाती है। इसी के मद्देनजर केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने गत सप्ताह दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला रखी। इसमें उक्त सभी राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सीपीसीबी सहित अन्य विशेषज्ञ भी शामिल हुए। अब हमारे लिए क्या काम का हो गया, सीपीसीबी क्या होता है। उससे पहले ये देखते हैं कि क्या है एयरसेड मैनेजमेंट प्लान। किसी के तहत वायु प्रदूषण से प्रभावित होने वाले क्षेत्र को एयरसेड कहते हैं। कई बार यह छोटे स्तर पर होता है, कई बार इससे आसपास के जिले और राज्य प्रभावित होते हैं। एयरसेड मैनेजमेंट प्लान में प्रदूषण के कारणों की पहचान कर उनकी रोकथाम के लिए कदम उठाए जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हवा प्रदूषित हो गई है तब एयरसेड प्लान लगेगा, नहीं। एयरसेड प्लान उस समय वहाँ पर लगाया जाएगा जिसकी वजह से प्रदूषण हो रहा है। अगर घरों में लकड़ी जलाने की जगह पर हो रहा है तो हम वहाँ पर गैस सिलेंडर दे देंगे। अगर पराली जल रहा है तो पराली को हम बोलेंगे जलाओ मत, इसको लाओ खाद बना लेते हैं या इसको बेच दो, सरकार खरीद लेती है आपसे, पराली मत जलाओ। समझ रहे हैं ना मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी को बोलते हैं एयरसेड प्लान। मतलब जो कारण है उसको एलिमिनेट कर देंगे हम, प्रदूषण के कारणों को समाप्त कर देंगे तो प्रदूषण अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब सीपीसीबी के बारे में देखते हैं कि सीपीसीबी क्या है भाई, किस चिड़िया का नाम है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 में किया गया था। कब किया गया? 1974 में। किस एक्ट के तहत? तो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम, वाटर पोल्यूशन निवारण और नियंत्रण अधिनियम के तहत सीपीसीबी की स्थापना हुई है। कब? 1974 में। सांविधिक संगठन है, मतलब क्या होता है? एक्ट है इसके लिए। संवैधानिक में क्या होता है? आर्टिकल होता है संविधान में उसके लिए। जैसे यूपीएससी संवैधानिक संगठन है, उसके लिए संविधान में एक आर्टिकल लिखा गया है, लेकिन सीपीसीबी के लिए कोई आर्टिकल संविधान में नहीं है। तो ये एक संवैधानिक नहीं है, सांविधिक संगठन इसको बोलते हैं। ये भी क्लियर होगा। आपसे सवाल पूछे जाते हैं भाई पीटी में
है ना। इसके पश्चात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियाँ व कार्य दी गई। जल प्रदूषण के द्वारा स्थापना हुआ। वायु प्रदूषण एक्ट के द्वारा इसको पावर दिया गया। यह बोर्ड पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के प्रावधान के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं उपलब्ध करवाता है। पर्यावरण वन मंत्रालय जो है उसको टेक्निकल एडवाइजरी का भी काम कर देता है। ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्यों को जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 तथा वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 के तहत वर्णित किया गया है। ये बहुत सारे काम करता है। किसी भी प्रदूषणकारी चीज़ों के लिए आदेश जारी कर सकता है, रोक लगा सकता है, उसको सुधार करने के लिए बोल सकता है। ये सारे काम ये करता है। समझ में आ गया। देश में प्रदूषण से निपटने के लिए सबसे बड़े स्तर का बोर्ड CPCB ही है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ओके, ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगले टॉपिक पर चलें। अब अगला न्यूज़ अपने काम का है, बहुत काम का है। यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, नहीं पूछे जाएंगे तो भी नोट करके रख लेना। PT मेंस सब में पूछा जाएगा। क्या है? जलवायु परिवर्तन के अनुकूल तैयार धान की प्रजाति। भागलपुर के भागलपुर का BAU में विकसित सबौर मसूरी धान को मिली सेंट्रल वेराइटी रिलीज कमेटी की स्वीकृति। भागलपुर में डेवलप किया गया है, बिहार में, अपने बिहार में, और इसको मान्यता भी मिल गई है। बहुत ही अच्छा है। ये क्या नाम है? सबौर मसूरी नाम है इस धान की किस्म का। जलवायु परिवर्तन कृषि के क्षेत्र के लिए बड़ी चुनौती बन रहा है, क्योंकि धान और जो गेहूं की कृषि होती है इन सब जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि काफ़ी डिटेल में एनालिसिस कर रहा हूँ मैं। GS भी आपका तैयार हो रहा है। निपटने के प्रयासों के बीच धान की नई किस्म सबौर मसूरी विकसित की गई है, जो किसानों को समृद्ध करेगी। सीमित सिंचाई वाले क्षेत्र के लिए उपयोगी है। यह जलवायु अनुकूल प्रजाति बिहार कृषि विश्वविद्यालय BAU की देन है। इसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा। सबौर मसूरी का परीक्षण विगत 4 वर्षों से 19 राज्यों में किया जा रहा था। राष्ट्रीय स्तर पर सफल परीक्षण के बाद सेंट्रल वेराइटी रिलीज कमेटी ने 10 राज्यों के लिए इसे उपयुक्त पाया है, और केंद्र की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पर इसको उपजाया जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। BAU भागलपुर सबौर ने इसको वो किया है। सबौर मसूरी इसका नाम है। इसका ध्यान रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। कम पानी चाहिए इसको, कम उर्वरक चाहिए इसको। मार झेलने में सक्षम। सबौर मसूरी की खासियत यह है कि इसमें पानी और उर्वरक तो कम लगते ही हैं, आंधी तूफान से ज़्यादा मजबूती से झेल सकती है। झुलसा रोग लगने और कीट की प्रजाति के प्रति भी यह ज़्यादा सहनशील है। असम के जोरहट में गत 4 मई को हुए चावल अनुसंधान समूह की 58वीं 62 चावल अनुसंधान समूह की बैठक कहाँ पर हुई है? तो असम के जोरहट में हुई है। बैठक में इसे देश के अन्य राज्यों के लिए उपयुक्त पाया गया। बैठक में देश के 28 राज्य के वैज्ञानिकों वगैरह ने भाग लिया था। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप महानिदेशक की अध्यक्षता में इस बैठक में CBRC ने यह निर्णय लिया। चलो, यहाँ तक अपना न्यूज़ खत्म हो जाता है। उसके बाद से क्या है? BAU के PRO डॉक्टर राजेश कुमार बताते हैं कि सबौर मसूरी की उत्पादन क्षमता 105 से 110 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। उत्पादन भी बहुत है। प्रति हेक्टेयर 65 से 70 क्विंटल औसत उत्पादन होता है धान का। इसका तो उससे बहुत ही ज़्यादा है। ओके, बस इसमें और कुछ काम का नहीं था। BAU भागलपुर ने इसको विकसित किया है। क्या नाम है इसका? सबौर मसूरी इस किस्म का नाम है। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखते हैं अपने काम का क्या है। कराहता पाकिस्तान, कराहे पाकिस्तान, बाहर में जाए पाकिस्तान, हमें क्या लेना देना। अगले पर चलते हैं। हर प्रकार से लाभदायक है मोटे अनाज। कौन है ये विवेक द्वाबराय जी हैं। प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं एक समय में। आजकल तो बड़ा डाइवर्सिटी फाइड वाला काम करते हैं। संसद TV पर भी आपको दिख जाएंगे ज्ञान विज्ञान में नॉलेज की बात करते हुए, इतिहास पढ़ाते हुए, कल्चर पढ़ाते हुए। इन्होंने बताया कि मोटा अनाज बहुत लाभप्रद होता है। मोटा अनाज पर अपना GS2 के प्लेलिस्ट में एक लेक्चर है, उसको जाकर देखिएगा। बहुत ही डिटेल में मैंने बताया है आपको। इन्होंने इसमें क्या सब बताया वो मैं बता देता हूँ। इन्होंने बताया है कि मोटा अनाज बहुत ही बेनिफिशियल है। किसके लिए? पर्यावरण के लिए भी, अपने समाज के लिए भी, स्वास्थ्य के लिए भी। इन्होंने बोला है कि जो गेहूं और चावल खाते हैं इन दोनों में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण से क्या हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि लोगों में शुगर की बीमारी, मोटापा, जो कम काम करने वाले लोग हैं जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए या बैठकर पढ़ाने वाले लोग हो गए, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है गेहूं चावल खाने के कारण। इसलिए मोटा अनाज को थोड़ी सी ज़्यादा प्राथमिकता देना चाहिए। पर्यावरण के लिए किस प्रकार फायदक है? पानी कम लगता है इसको, उर्वरक भी कम लगता है इसको, समाज के लिए तो है ही क्योंकि आसानी से उपलब्ध हो सकता है। भारत में बहुत बड़े स्तर पर इसका उत्पादन भी हो सकता है। बाजरा वगैरह की बात कर रहे हैं, मोटा अनाज उसी को कहते हैं।
2023 को यूएन ने इंटरनेशनल मोटा अनाज वर्ष भी घोषित किया हुआ है। इस पर अपना वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ओके, इसमें इन्होंने ये भी बताया कि जब से हरित क्रांति के बाद गेहूं वगैरह को या चावल वगैरह को वृद्धि मतलब बढ़ावा दिया गया है, तब से हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब जगहों पर जो भौम जल की स्थिति थी वो धीरे धीरे नीचे चली गई क्योंकि उनको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए इन सभी फसलों को। इसलिए इन्होंने बोला कि मोटा अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ क्या है? कर्नाटक की हार का मर्म समझे भाजपा, भाजपा जाने हमारा क्या लेना देना। राइट टू वॉक मैं समझा चुका हूँ पिछले से पिछले लेक्चर में। पंजाब में दिया गया राइट टू वॉक। हिंद प्रशांत सुरक्षा रणनीति पर सक्रिय भारत, इसमें इन्होंने बात किया है हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका ढाका में, बांग्लादेश में। और इसमें भारत के विदेश मंत्री जी गए भाग लेने। उसके बाद ये ईयू के फोरम में भी भाग लेंगे। ईयू इंडो पैसिफिक, क्या बोला मैंने? ईयू इंडो पैसिफिक फोरम, यूरोपियन यूनियन इंडो पैसिफिक फोरम के बैठक में भी हमारे विदेश मंत्री जी भाग लेंगे। तो इन्होंने बोला है कि हिंद प्रशांत सुरक्षा रणनीति पर सक्रिय भारत। भारत सक्रिय, बिल्कुल सक्रिय। हिंद प्रशांत क्षेत्र किसको बोलते हैं? अफ्रीका के पूर्वी तट से लेकर और जो दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट है उससे थोड़े से आगे तक के भाग को पूरी इंडो पैसिफिक क्षेत्र कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे अधिक व्यापार और बाकी चीज़ों को लेकर सक्रिय क्षेत्र है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। यहाँ प्राकृतिक संसाधन भी खूब पाए जाते हैं। ओके, इसमें इन्होंने बोला है कि जैसे भारत हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित करवा रहा है ढाका में, तो उसमें भारत का भी एक विभाग शामिल है। कल मैं बता चुका हूँ, इसलिए आज नहीं बताऊँगा। कल के वीडियो को जाकर देखिए, इंपॉर्टेंट है वो, नोट कीजिए उसको। उसके बाद इन्होंने बोला है कि भारत क्वाड में भी सक्रिय है। यूरोपियन यूनियन और क्या बोला मैंने? इंडो पैसिफिक, यूरोपियन यूनियन इंडो पैसिफिक मिनिस्ट्रियल फोरम, इंडो पैसिफिक मंत्री स्तरीय का सम्मेलन होता है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, उसमें भी इन्होंने भाग लिया है। तो ये सब सामूहिक रूप से क्या दिखाता है? क्वाड का भी सदस्य है भारत। ये सब क्या दिखाता है कि भारत इंडो पैसिफिक को जो अपना दबदबा है वो कायम रखना चाहता है इंडो पैसिफिक में। उसमें चीन का दबदबा जो बढ़ रहा है, भारत के पड़ोसी देश, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो आपका पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, इन सबको वो ऋण देकर अपने ऋण जाल में फंसाना चाहता है। उसके बाद उनके पोर्ट ले लेता है, अलग अलग चीज़ों पर कब्जा कर लेता है, लीज पर ले लेता है, सेशेल्स जैसे देशों को लुभावना दे रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें ये दिखाती हैं कि भारत जो है अगर सक्रिय नहीं हुआ तो भारत के लिए थोड़ी सी कठिनाई की स्थिति बन सकती है। हमारे विदेश मंत्री जी ने क्या बोला वहाँ पर? चीन पर परोक्ष रूप से हमला बोलते हुए भारतीय विदेश मंत्री ने, इस बयान को नोट कीजिएगा, ढाका में हालिया आयोजित बैठक में कहा कि जब राष्ट्र कानूनी दायित्वों की अवहेलना या लंबे समय से चले आ रहे समझौता का उल्लंघन करते हैं तो भरोसे को नुकसान पहुंचता है। इसका इशारा चीन की तरफ था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गैर व्यवहार्य परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न ऋण हिंद महासागर क्षेत्र में एक साझा चिंता का विषय है। जो कोई ऐसा परियोजना जो व्यवहारिक रूप से गलत है, जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC बनाया जा रहा है, जब से बनाया जा रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी गर्त में चली गई। तो ऐसी कौन सी परियोजना थी डेवलपमेंट की, जो डेवलपमेंट इतना अच्छा हो गया कि तबाह हो गया, वो देश गृह युद्ध के कगार पर खड़ा है? तो ये अव्यवहारिक परियोजनाएं होती हैं। जिस देश की जितनी औकात नहीं ऋण लौटाने की, उसको उतना ऋण दे देना, फिर उससे लीज पर कुछ चीज़ हड़प लेना, ये अव्यवहारिक होता है, अनैतिक भी होता है। यही हमारे विदेश मंत्री जी ने बोला है। गौरतलब है कि भारत चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का विरोध करता रहा है। जो क्या करता है, जो हमारी संप्रभुता का भी उल्लंघन करता है। POK हमारा है और वहाँ से गुजर रहा है ये CPCB। ओके, तो इन सब चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर चर्चा हुई और भारत बिल्कुल सक्रिय है। किसको लेकर? इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर। ये आप बता सकते हैं कि हिंद प्रशांत सम्मेलन में भी हमारे विदेश मंत्री जिक्र किया। क्वाड भी इस क्षेत्र में है। EU और इंडो पैसिफिक मंत्री स्तरीय सम्मेलन में भी भाग लिया उन्होंने। बाकी अलग अलग देशों को भी थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं इस क्षेत्र में। यही सब चीज़ें आपको बतानी है, इसमें और कुछ भी नहीं। तो इसको पढ़िएगा ज़रूर, एक बार खुद से पढ़ने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि भूमिका वगैरह इन्होंने अच्छा लिखा है यहाँ पर, वो आपको आंसर राइटिंग में भूमिका लिखने में काफ़ी मदद करेगा। अगले पर चलते हैं। अनाज के मूल्य में वैश्विक वृद्धि हुई है रूस यूक्रेन वॉर की वगैरह से, ये हमारे काम का नहीं है। नीदरलैंड जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा कारोबारी भागीदार बनकर उभरा है। ये आपको नोट डाउन करना है। आपको ये बताने के पहला और दूसरा कौन है? USA और चीन है। ओके, अगला क्या है?
अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ है मोचा तूफान के बारे में। ये बांग्लादेश और म्यांमार में भारी तबाही मचाएंगे। बंगाली खाड़ी में आया है और बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ बढ़ रहा है। म्यांमार के सित में पोर्ट, बांग्लादेश का जो पोर्ट का इलाका, चटगांव का इलाका, वहाँ पर भारी तबाही इसका मचाने का। तो मोचा तूफान को बस याद रखिएगा और कुछ भी नहीं इसमें याद रखना है। इससे जुड़े हुए सवाल और नहीं पूछे जाएंगे आपसे। चक्रवात वगैरह के क्राइटेरिया तो पता होगा ना। हिंद महासागर बोल रहा हूँ। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय 2 चक्रवात होते हैं। चक्रवात के लिए समुद्र के पानी का टेम्परेचर 27 डिग्री सी से ज़्यादा होना चाहिए। कोरियोलिस बल जरूर उपस्थित होना चाहिए। सनमार्गी पवन की उपस्थिति जरूर होना चाहिए। ये सब कुछ इसके क्राइटेरिया होते हैं। ज्योग्राफी में किसी दिन डिटेल में हम लोग बात कर लेंगे। एक नेपाल के माउंटमैन क्या बोलूँ मैं इसको, नेपाली गाइड पसांग दावा शेरपा विश्व के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट पर 26वीं बार पहुंच गए। बताओ, जहां पर लोग एक बार नहीं जा पाते हैं, पसांग दावा शेरपा वहां पर 26वीं बार गए हैं। इनका नाम आपसे पूछ सकता है पीटी में कि पसांग दावा शेरपा 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हैं। इनके नाम जरूर पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं अब लोग। बाकी IPL वगैरह का न्यूज़ है, अपने काम का है नहीं। बस आपका न्यूज़ डिस्कशन समाप्त हो गया। बहुत सारा न्यूज़ हमने डिस्कस किया है गुरु। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को कैसा लगा है ये ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।